जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल सोशियोलॉजी विद संतोष। आज हम लोग बात करेंगे मिशेल फूको के बारे में। आज का टॉपिक बीए एमए समाजशास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र से पीजीटी यूजीसी नेट जीआईसी लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं। मिशेल फूको जिनको कि हम लोग अंग्रेजी में माइकल फोकाल्ट के नाम से जानते हैं। मिशेल फूको का जन्म 15 अक्टूबर 1926 को फ्रांस में हुआ था। तो इस तरह से जो मिशेल फूको हैं यानी जो माइकल फोकाल्ट हैं वो फ्रांस के एक प्रबुद्ध सामाजिक विचारक थे और आपकी मृत्यु 25 जून 1984 को हुई थी। मिशेल फूको जो थे वो 20वीं शताब्दी के प्रमुख सामाजिक विचारकों में उनका नाम आता है। यानी 20वीं शताब्दी के प्रमुख सामाजिक विचारकों में माइकल फोकाल्ट का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मिशेल फूको उत्तर संरचनावादी और उत्तर आधुनिकतावादी सामाजिक विचारक थे। ये क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि मिशेल फूको जो थे वो उत्तर संरचनावादी विचारक थे या उत्तर आधुनिकतावादी विचारक थे। तो आप यहाँ पे याद रखें कि मिशेल फूको जो थे वो उत्तर संरचनावादी और उत्तर आधुनिकतावादी दोनों तरह के उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि मिशेल फूको जो थे वो उत्तर संरचनावादी और उत्तर आधुनिकतावादी सामाजिक विचारक थे। अगर हम लोग बात करें मिशेल फूको के लेखन की, उनकी रचनाओं की, उनकी कृतियों की, तो मिशेल फूको का जो लेखन है वो बहुआयामी है। वास्तव में जो कुछ भी उन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा है वो समाजशास्त्र की सीमा को लांघ करके कई दूसरे समाज विज्ञानों की सीमाओं को छूता है। वास्तव में उनके समाजशास्त्र में कई विशिष्ट विज्ञान हैं। उन्होंने समाज विज्ञानों की अध्ययन विधियों के साथ अपने आप को जोड़ा और उन्होंने कई चौंकाने वाले अध्ययन किए। जैसे उदाहरण के लिए पागलपन और औषधि शास्त्र पर उन्होंने आनुभविक अध्ययन प्रस्तुत किया है और दूसरी तरह उन्होंने अपराध के ऊपर, चिकित्सा शास्त्र के ऊपर, अनेक या सामाजिक नियंत्रण के ऊपर भी उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया है। मिशेल फूको की अगर बौद्धिक पृष्ठभूमि की चर्चा करें तो मिशेल फूको दो सामाजिक विचारकों से विशेष रूप से प्रभावित थे, कार्ल मार्क्स और लेवी स्ट्रास से। इनका जो चिंतन है यानी लेवी स्ट्रास और कार्ल मार्क्स का मिशेल फूको के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ा है। फोकाल्ट ने उत्तर संरचनावाद और उत्तर आधुनिकतावाद में पर जो भी अपना विचार प्रस्तुत किया है उनके विचारों पर कार्ल मार्क्स के और लेवी स्ट्रास के विचारों के प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। लेकिन हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि जो फूको के ऊपर सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ा है, सबसे ज़्यादा प्रभाव जिस विद्वान का, जिस विचारक का पड़ा है वो है जो दार्शनिक जो नीत्शे थे। नीत्शे की जो परंपरा है, नीत्शे का जो विचार है वो उससे माइकल फोकाल्ट विशेष रूप से प्रभावित थे। तो इस तरह से यहाँ पर जो माइकल फोकाल्ट हैं वो तीन दार्शनिकों से, समाज वैज्ञानिकों से विशेष रूप से प्रभावित थे, जिनमें कार्ल मार्क्स, लेवी स्ट्रास और सबसे अधिक जो दार्शनिक नीत्शे थे उनका सर्वाधिक प्रभाव माइकल फोकाल्ट के ऊपर पड़ा है। यहाँ पर माइकल फोकाल्ट की कुछ बुक्स का जिक्र किया गया है। जो पुस्तकें उनकी जो महत्वपूर्ण है उनका यहाँ पर हमने उल्लेख किया है, जिनमें से उनकी जो पहली बहुत चर्चित पुस्तक है वो है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। दूसरी उनकी जो प्रसिद्ध बुक है वो है द बर्थ ऑफ क्लिनिक। तीसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है द ऑर्डर ऑफ थिंग्स। चौथी पुस्तक है उनकी द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। पांचवी पुस्तक है डिसिप्लिन एंड पनिश। और उनकी जो एक और जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। तो इस तरह से उन्होंने, आप देखिए जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि माइकल फोकाल्ट जो थे वो एक
प्रबुद्ध विचारक थे और उनका लेखन जो है वो बहुआयामी है। तो अगर उनकी रचनाओं को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर उन्होंने अलग अलग क्षेत्र पे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर उन्होंने काम किया है, उस पर अपने विचार अपनी पुस्तकों की रचना की है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो माइकल फोकाल्ट हैं यानी जो मिशेल फूको हैं, उनका जो संपूर्ण अध्ययन है वो शक्ति, ज्ञान एवं विमर्श के ऊपर आधारित है और इसी के आधार पर उन्होंने अपना उत्तर संरचनावादी सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग माइकल फोकाल्ट का जो शक्ति, ज्ञान और विमर्श का जो सिद्धांत है उसके ऊपर विस्तार से जानने समझने का प्रयास करेंगे। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप माइकल फोकाल्ट का शक्ति और ज्ञान का जो विमर्श का सिद्धांत है इसको आप आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, सबसे पहले जो शब्द आता है वो है विमर्श, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है डिस्कोर्स। दूसरा जो शब्द है ज्ञान और तीसरा जो शब्द है वो शक्ति। ये तीन जो तकनीकी जो शब्द हैं इनके बारे में आपको जानना जरूरी है। इन तीनों तकनीकी शब्दों के अर्थ के आधार पर आप माइकल फूकाल्ट का जो शक्ति, ज्ञान और का जो विमर्श का सिद्धांत है इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। विमर्श क्या है, डिस्कोर्स क्या है, इसको स्पष्ट करते हुए माइकल फूकाल्ट कहते हैं कि किसी भी बात पर गहनता से मंथन करना, विचार करना, बातचीत करना विमर्श कहलाता है। यानी जब हम किसी मुद्दे पर, किसी समस्या पर, किसी विषय पर हम गहनता से मंथन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, बातचीत करते हैं, तो इसी को हम विमर्श के नाम से जानते हैं। और इस बारे में मिशेल फूको को कहना है कि अधिक ज्ञान और अधिक उत्पादन शक्ति उत्तर आधुनिकतावाद की प्रमुख विशेषता है। यानी जो आधुनिक समाज है, जो पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी है, उसकी जो विशेषता है वो ये है कि इसमें अधिक ज्ञान और अधिक उत्पादन शक्ति यहाँ पर पाई जाती है। तो इस तरह से अधिक ज्ञान और अधिक उत्पादन शक्ति जो है वो उत्तर आधुनिकतावाद की प्रमुख विशेषता देखी जा सकती है। यहाँ पर मिशेल फूको का कहना है कि जिस व्यक्ति के पास जितना ही अधिक ज्ञान होगा वह उतना ही अधिक उत्पादन शक्ति पर अधिकार कर लेगा। जैसे आपको मैंने शुरू में बताया कि मिशेल फूको का जो सिद्धांत है वो उसके 3 स्तर हैं, एक व्यक्ति है, दूसरा ज्ञान है और तीसरा शक्ति है। तो इसी के आधार पर उन्होंने ज्ञान और शक्ति के विमर्श के बारे में अपना विचार प्रस्तुत किया है। और इस बारे में उनका ये मानना है कि जिस व्यक्ति के पास यानी अधिक ज्ञान जो है वो अधिक उत्पादन को प्रभावित करता है या उत्पन्न करता है, और जिस व्यक्ति के पास जितना ही अधिक ज्ञान होगा वह वास्तव में उतना ही अधिक उत्पादन शक्ति पर अधिकार कर लेगा। एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे एक मजदूर है जिसके पास तकनीकी ज्ञान नहीं होता है और दूसरी तरफ जो है वो एक इंजीनियर है। तो जो मजदूर है वो क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है, उसके पास तकनीकी नॉलेज नहीं है, तो इस कारण से उसकी जो स्थिति है, उसकी सामाजिक आर्थिक जो स्थिति है वो निम्न होती है। उत्पादन की प्रक्रिया में उसका जो योगदान है वो कम होता है और उत्पादन की शक्तियों पर उसका बिल्कुल अधिकार नहीं होता है। दूसरी तरफ जो इंजीनियर है जिसके पास तकनीकी ज्ञान होता है, मॉडर्न जो प्रौद्योगिकी और जो ज्ञान है उसके पास संचय होता है, तो ऐसी स्थिति में तकनीकी ज्ञान होने के कारण जो इंजीनियर है वो मजदूर की तुलना में अधिक प्रभावशाली हो जाता है, अधिक शक्तिशाली हो जाता है। या इसी बात को आप दूसरे अर्थों में देखें तो जैसे प्राचीन भारत में हमारा जो अर्थव्यवस्था थी वो परंपरागत उद्योग पर आधारित थी, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने इस परंपरागत उद्योग की व्यवस्था को मशीन के आधार पर, तकनीक के आधार पर, प्रौद्योगिकी के आधार पर उसको नए तरीके से विकसित करने का प्रयास किया। जैसे आज के डेट में जो अंबानी, अडानी या जो फेसबुक के जो संस्थापक हैं, उन्होंने अपने तकनीकी ज्ञान के माध्यम से समाज में अपना एक अलग विशेष प्रभाव हासिल किया है, अपना एक अलग स्थान
बनाया हुआ है और उसके कारण से अपने इस तकनीकी ज्ञान के आधार पर उन्होंने उत्पादन के शक्तियों पर भी अपना अधिकार, अपना साम्राज्य जो है वो स्थापित कर लिया है। तो इस तरह से विमर्श का मतलब ये हो गया कि किसी भी बात पर, किसी भी तथ्य पर, किसी भी समस्या पर गहनता से विचार करना, मंथन करना। और इस बारे में मिशेल फूको का कहना है कि ज्ञान के विकास में विमर्श की आवश्यकता है। जब तक आप विमर्श नहीं करेंगे, आप गहनता से किसी तथ्य पर आप विचार नहीं करेंगे, तर्क वितर्क नहीं करेंगे, तब तक आपका जो ज्ञान है वो वास्तविक ज्ञान नहीं होगा। उनका ये कहना है कि घटना के विषय में अगर आप उसके छिपे हुए कारणों का पता लगाना चाहते हैं, घटना का वास्तविक अध्ययन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको विमर्श करना, गहनता से चर्चा करना, मंथन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप विमर्श नहीं करते हैं तो फिर आपका जो ज्ञान होगा वो वास्तविक ज्ञान नहीं होगा, आप सच्चाई से आप परिचित नहीं हो पाएंगे। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक अग्निपथ योजना आई हुई थी। अग्निपथ योजना के ऊपर बहुत बवाल मचा हुआ था कि कुछ लोग कह रहे थे कि ये योजना जो है वो ठीक नहीं है, कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये योजना सही है और ये इसमें किसी प्रकार की कोई खामी नहीं है। तो अग्निपथ योजना क्या है, इसका युवाओं के ऊपर क्या असर पड़ेगा, समाज के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके ऊपर हम लोगों ने टीवी पे, समाचार पत्र पत्रिकाओं में, अखबारों में बहुत सारे डिबेट्स हुए थे, बहुत सारे विमर्श हुए थे, बातचीत हुए थे और उनके माध्यम से गहनता से के आधार पर चर्चा की गई थी। और इस अग्निपथ योजना के बारे में विस्तार से हम अवगत हुए और हमारा ज्ञान प्राप्त हुआ हमको। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक लोगो दिख रहा होगा, स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। इसमें एक तरफ व्यक्ति है, उसके नीचे एक ट्रायंगल बना हुआ है, एक त्रिभुज बना हुआ है। तो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के आधार पर शक्ति, ज्ञान और विमर्श का जो त्रिकोण है, इस त्रिकोण के आधार पर ही माइकल फूको ने अपना पूरा का पूरा जो सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया है। उनका ये कहना है कि आधुनिक समाज में और जो उत्तर आधुनिक समाज है, इन दोनों में अंतर यही है कि उत्तर आधुनिक समाज में जो है वो ज्ञान, कला और संस्कृति पर जो उनका जो ज्ञान है, तकनीकी ज्ञान है, वो अधिक हो जाता है और इस कारण से अधिक ज्ञान होने के कारण उत्तर आधुनिक समाज में उत्पादन अधिक हो जाता है और समाज जो है वो धीरे धीरे आधुनिक समाज से परिवर्तित होकर के उत्तर आधुनिक समाज में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, व्यक्ति का मतलब विमर्श हो गया, ज्ञान और शक्ति। तो विमर्श, ज्ञान और शक्ति के इस त्रिकोणीय जो रचना है, इसके आधार पर माइकल फूकोल्ट ये बताना चाहते हैं कि व्यक्ति जो है वो शक्ति का प्रयोग विमर्श के माध्यम से करता है। व्यक्ति के पास जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान के माध्यम से वो सोचता है, तर्क करता है, बातचीत करता है, गहनता से विचार करता है और इस कारण से उसको ज्ञान की शक्ति प्राप्त होती है और व्यक्ति शक्ति का प्रयोग विमर्श के माध्यम से कर सकता है। और जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक ज्ञान होगा उतना ही अधिक उसके पास शक्ति होगी। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि शक्ति, ज्ञान और विमर्श का जो त्रिकोणीय है जो संबंध है, इसको आप समझ गए होंगे। आगे हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे विमर्श का जो अर्थ है। सामान्य रूप में जो सामान्य बोलचाल की भाषा में डिस्कोर्स और डिस्कशन जो शब्द है, दोनों का एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, कर लिया जाता है, लेकिन डिस्कोर्स शब्द अलग है और डिस्कशन शब्द अलग है। विमर्श किसी एक वस्तु, तथ्य या समस्या के बारे में गहनता से बातचीत करने, सोचने का तरीका है जो मिलजुल कर लोगों की सामान्य धारणा से बना होता है। वास्तव में विमर्श जो है वो किसी घटना के छिपे कारणों को पता लगाने के लिए चर्चा करना, मंथन करने का एक तरीका होता है। तो इस तरह से आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब हम किसी घटना के छिपे हुए कारणों का पता लगाने के लिए उस घटना के बारे में, उस समस्या के बारे में चर्चा करते हैं, गहनता से विचार करते हैं, मंथन करते हैं,
तर्क वितर्क करते हैं, तो इसी को विमर्श कहते हैं। फूको ने इसी को विमर्श की संज्ञा दी है। उत्तर आधुनिकतावादी समाज शक्ति का प्रयोग विमर्श के माध्यम से करता है, क्योंकि जो आप जानते हैं कि जो परंपरागत समाज है और जो आधुनिक समाज है, इन दोनों समाजों में जो अंतर का कारण है वो यही है कि उत्तर आधुनिकतावादी समाज में व्यक्ति जो है वो अपने शक्ति का प्रयोग विमर्श के माध्यम से करता है, ज्ञान और अपने बुद्धि का प्रयोग वो विवेक के माध्यम से करता है, तर्क के माध्यम से करता है, और तर्क के माध्यम से अपने शक्ति का प्रयोग करने के कारण से व्यक्ति जो है वो अपने क्षमता से अधिक उत्पादन करने में समर्थ हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक डायग्राम बना है कि व्यक्ति जो है वो अपने संचित ज्ञान के माध्यम से सोच विचार करता है, तर्क वितर्क करता है, मंथन करता है, चर्चा करता है। इसी को हम विमर्श कहते हैं, और विमर्श के माध्यम से व्यक्ति को अधिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ये जो अधिक ज्ञान है वो व्यक्ति को अधिक शक्ति प्रदान करती है। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि माइकल फौकॉल्ट कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक ज्ञान होगा उतना ही अधिक उत्पादन शक्ति पर वह अधिकार कर लेगा। अपनी पहली पुस्तक उन्होंने जो लिखी थी मैडनेस एंड सिविलाइजेशन में माइकल फौकॉल्ट ने पागलपन और सभ्यता के बारे में अध्ययन किया है, और अपने इस अध्ययन में उन्होंने बताने का प्रयास किया कि जो परंपरागत समाज है उसमें जो पागल को लेकर के जो सोचने की जो पागल के बारे में जो लोगों की जो धारणा थी, वो पागल के बारे में जो समाज का जो विमर्श का जो तरीका था वो क्या था, और उत्तर आधुनिकतावादी समाज में पागल को लेकर के विमर्श का या सोचने समझने या विचार करने का तरीका किस तरह से परिवर्तित हो जाता है। तो परंपरागत समाज में पागल को लेकर के ये धारणा है कि पागल व्यक्ति को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसका स्थान पागल खाना है। लेकिन उत्तर आधुनिकतावादी समाज में विमर्श का विकास होने से सोचने का तरीका बदल जाता है, यानी ज्ञान की शक्ति का जो विकास होता है, तो ये ज्ञान की जो शक्ति का विकास होता है तो इसके कारण से लोगों के सोचने समझने का तरीका भी बदल जाता है। यानी ज्ञान एवं शक्ति से लोगों की अभिव्यक्ति करने का तरीका परिवर्तित हो जाता है, और पागल व्यक्ति के बारे में आधुनिक समाज में जो लोगों का जो नज़रिया होता है वो परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखें कि जो आधुनिक समाज में, उत्तर आधुनिक समाज में जो पागल को लेकर के जो धारणा है या लोगों की जो अभिव्यक्ति है वो परिवर्तित हो जाती हैं, और अब लोग ये सोचते हैं कि पागल के लिए जो है वो पागल खाना नहीं है, उसके लिए मनोचिकित्सक की ज़रूरत है, उसको इलाज की ज़रूरत है। समाज से बाहर निकालने पर उसका समाजीकरण रुक जाएगा, और इस कारण से व्यक्ति जो है वो उसके व्यक्तित्व का विकास ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से आप देखिए कि मैडनेस और सिविलाइजेशन में मिशेल फूको ने अपने विमर्श, ज्ञान और शक्ति के आधार पर ये बताने का प्रयास किया कि ज्ञान और शक्ति से, ज्ञान के माध्यम से शक्ति आती है, और शक्ति से लोगों की अभिव्यक्ति करने का जो तरीका है वो परिवर्तित हो जाता है। जैसे आप जानते हैं कि मध्यकाल में या प्राचीन काल में अपराधियों को लेकर के जो लोगों की जो धारणा थी वो कुछ अलग थी। उस ज़माने में ये सिस्टम था कि जैसे को तैसा मिले, जो जैसा करता था, चोरी करने वाले का हाथ काट लिया जाए, झूठ बोलने वाले की ज़बान काट ली जाए, या किसी की हत्या करने वाले व्यक्ति को फांसी पर लटका दिया जाए। तो इस तरह से परंपरागत समाज में अपराध की जो प्रकृति थी वो दमनात्मक थी। लेकिन उत्तर आधुनिकतावादी समाज में अभिव्यक्ति में परिवर्तन होने के कारण, विमर्श में का विकास होने से अभिव्यक्ति में विमर्श के माध्यम से जो अभिव्यक्ति का जो तरीका है, उसका जो स्वरूप है वो बदल जाता है, और उत्तर आधुनिक समाज में अपराध को लेकर के सुधारात्मक धारणाओं का विकास होता है, दंड की व्यवस्था में परिवर्तन आता है, जेल
और जो जेल और जो सुधारात्मक संस्थाएं हैं उनका विकास हो जाता है। तो इस तरह से अपने इस अध्ययन के माध्यम से फूको यही बताना चाह रहे थे कि किस तरह से ज्ञान और शक्ति के माध्यम से लोगों की अभिव्यक्ति का तरीका बदल जाता है और समाज जो है वो धीरे धीरे आधुनिक समाज से उत्तर आधुनिक समाज की ओर अग्रसर हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। यहाँ पर विमर्श के बारे में एक महत्वपूर्ण बात फूको बताते हैं कि विमर्श जो है वो समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। अपनी पुस्तक डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट में अपराध की प्रकृति और दंड से संबंधित जो धारणाओं का अध्ययन करते हुए माइकल फूको ने ये बताने का प्रयास किया कि जैसे जैसे समय, परिस्थितियां और आवश्यकताएं परिवर्तित होती जाती हैं, वैसे वैसे लोगों का सोचने का, विचार करने का, विमर्श करने का, तर्क करने का तरीका परिवर्तित होता जाता है। आप जानते हैं कि जब हम प्रागैतिहासिक काल में थे, ताम्रकालीन युग में थे या पाषाणकालीन युग में थे, तो उस समय हमारे सामाजिक घटनाओं को लेकर के जो विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं घटित होती थी उनको लेकर के हमारा सोचने, समझने और कार्य करने का जो दृष्टिकोण था वो कुछ और था। लेकिन जैसे जैसे औद्योगिकरण आया, नगरीकरण आया, विज्ञान और सूचना संचार तकनीक का विकास होता गया, तो वैसे वैसे हमारा सोचने, समझने यानी विमर्श करने का तरीका परिवर्तित होता गया। और जैसे जैसे विमर्श करने का तरीका परिवर्तित होता गया, वैसे वैसे हमारे ज्ञान का विकास होता गया और नए ज्ञान के विकास होने से जो समाज है वो धीरे धीरे परिवर्तित होता गया और समाज परंपरागत समाज से आधुनिक समाज में और आधुनिक समाज से धीरे धीरे उत्तर आधुनिक समाज की ओर अग्रसर हो रहा है। यहाँ पर फूको कहते हैं कि विमर्श की जो अभिव्यक्ति है उसमें परिवर्तन होने से ही समाज में परिवर्तन होता है और विमर्श की अभिव्यक्ति में परिवर्तन होने के कारण से आधुनिक समाज से उत्तर आधुनिक समाज जो है वो आधुनिक समाज से उत्तर आधुनिक समाज में प्रवेश करता है। आगे माइकल फौकाल्ट कहते हैं कि विमर्श द्वारा प्राप्त ज्ञान अभिव्यक्ति में परिवर्तन करता है और इस परिवर्तन से व्यक्ति को शक्ति प्राप्त होती है। और आप जानते हैं कि जो शक्ति और ज्ञान जो है वो एक दूसरे से मिले जुले होते हैं। यहाँ पर विमर्श और ज्ञान और शक्ति के बारे में जो माइकल फौकाल्ट की जो धारणा है वो दूसरे विद्वानों से थोड़ा सा अलग है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो माइकल फौकाल्ट हैं उनके ऊपर लेवी स्ट्रास की जो संरचनावादी विचार हैं उसका भी प्रभाव पड़ा है, लेकिन यहाँ पर जो माइकल फौकाल्ट का जो संरचना को लेकर के जो उनका विचार है वो लेवी स्ट्रास से थोड़ा सा अलग है, उनसे हट करके है। फूको जो है वो ये कहते हैं कि शक्ति एवं ज्ञान एक दूसरे से मिले जुले हुए हैं, यानी ये जो शक्ति और ज्ञान है इनको जोड़ने का कार्य जो है वो विमर्श करता है। यानी ज्ञान और शक्ति के बीच में जो विमर्श है इन दोनों के जोड़ने का काम करती है। जैसे उन्होंने अपनी जो पुस्तक है द ब्रिटिश क्लिनिक में परंपरागत समाजों में इलाज का तरीका का अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि किस तरह से परंपरागत समाज में बीमार व्यक्ति का इलाज होता था और चिकित्सा कार्य करने का जो तरीका था वो परंपरागत होता था। लेकिन जैसे जैसे जो मेडिसिन्स का विकास हुआ, नए नए उपकरण और औजारों का डेवलपमेंट हुआ, यानी चिकित्सा शास्त्र में कार्य करने का जो तरीका है वो विमर्श के कारण धीरे धीरे परिवर्तित होता चला गया। आगे जो है वो माइकल फौकाल्ट कहते हैं, उनकी एक जो दूसरी जो प्रमुख पुस्तक है वो है द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि उत्तर व आधुनिकतावादी समाज ज्ञान और शक्ति के समन्वय पर आधारित है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि माइकल फौकाल्ट कहते हैं कि जो शक्ति और ज्ञान जो है वो एक दूसरे से मिले जुले हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं और इन्हें जोड़ने का कार्य जो है वो विमर्श करता है। यहाँ पर फूको के बारे में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि माइकल फौकाल्ट ने शक्ति की वंशावली यानी जो जीनोलॉजी ऑफ पावर को जो है वो प्रस्तुत किया है। ये क्वेश्चन भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है
कि शक्ति की वंशावली का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है, यानी जीनोलॉजी ऑफ पावर की जो थ्योरी है वो किसकी है। तो आप ये जानते रहिए कि ये जो थियरी है वो माइकल फोकाल्ट की है। तो इसमें उन्होंने यानी माइकल फोकाल्ट ने अपनी शक्ति की वंशावली के सिद्धांत में शक्ति की सूक्ष्म संरचना का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। उनका ये कहना है कि शक्ति केवल राज्य में ही निहित नहीं होती है, शक्ति सार्वभौमिक होती है, शक्ति संस्थाओं में निहित होती है, यानी शक्ति जो है वो परिवार में निहित होती है, धर्म में निहित होती है, जेल में निहित होती है, विद्यालय में निहित होती है। तो इस तरह से शक्ति जो है वो सभी जगहों पर, सभी जो जितनी भी जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं में शक्ति निहित होती है। फूको का कहना है कि शक्ति केवल राज्य में ही निहित नहीं होती है, यानी शक्ति व्यक्ति के पास भी होती है और इसी शक्ति के कारण ही वह विभिन्न प्रकार के कष्ट, यातनाओं और जो विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को संघर्ष करने के काबिल बनाता है। यानी अगर हमारे पास शक्ति नहीं होगी तो जो विभिन्न प्रकार के कष्ट, यातनाएं या दुर्घटनाओं या विपरीत परिस्थितियां जब आती हैं तो उन विपरीत परिस्थितियों से मुकाबला करने की, उनसे लड़ने की शक्ति हमारे पास होती है और उसी शक्ति के कारण हम जो है उन विपरीत परिस्थितियों से, प्रतिकूल परिस्थितियों से हम मुकाबला कर पाने में सफल होते हैं। शक्ति के बारे में, यानी शक्ति की वंशावली का जो उनका सिद्धांत है उस बारे में फूको का कहना है कि उत्तर आधुनिकतावादी समाज में शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है, यानी शक्ति का विकेंद्रीकरण उत्तर आधुनिकतावादी समाज की प्रमुख विशेषता होती है। ज्ञान और शक्ति को पृथक नहीं किया जा सकता है। जैसे सामान्य लोग ये समझते हैं कि ज्ञान और शक्ति जो है वो एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे से घुले मिले हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि शक्ति और ज्ञान एक दूसरे से मिले जुले हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं और इन्हें जोड़ने का काम जो है वो कौन करता है? विमर्श करता है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ज्ञान जो है वो व्यक्ति को समृद्ध करती है और अपने समृद्ध ज्ञान के आधार पर व्यक्ति जो है वो अतिरिक्त उत्पादन करता है या अधिक उत्पादन करता है या अधिक लाभ प्राप्त करता है और इस आधार पर वो समाज में अपनी एक विशेष छवि, एक विशेष जो है वो शक्ति को प्राप्त कर लेता है और समाज में विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को उत्पन्न करता है। जैसे मान लीजिए, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, जैसे एक मेदांता के बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, डॉक्टर त्रेहन, जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, जो देश के जो हैं, देश के नहीं बल्कि विदेश के हृदय के जाने माने विशेषज्ञ हैं। अगर मान लीजिए उनका जो नॉलेज है, उनका जो हृदय रोग के बारे में जो उनका जो ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर वो ये कहें कि आप अमुक कोई तेल लगाइए, कोई अमुक दवा जो है वो उस तेल को लगाइए, या मान लीजिए कोई तेल का ब्रांड है, उस तेल को लगाइए तो आपका उस तेल लगाने से आपका हृदय जो है वो स्वस्थ रहेगा। तो अब ये जो वो कह रहे हैं कि आप ये तेल लगाइए या ये दवा खाइए या ऐसे आप अपना दैनिक दिनचर्या रखिए तो इससे आपका जो हृदय है वो अधिक स्वस्थ रहेगा। अब चूंकि जो डॉक्टर त्रेहन है वो अपने पेशे में बहुत विशेषज्ञता उनको हासिल है और विशेष नाम उनका है, बहुत पॉपुलर है और इस अपनी पॉपुलर छवि के कारण, अपने ज्ञान के कारण डॉक्टर त्रेहन जो भी दवाई, जो भी तेल या जो भी हमको आपको कोई सुझाव देते हैं तो उसको हम अपनाने लगते हैं और मार्केट में उस तेल की खपत बढ़ जाती है। इसी चीज़ को एक दूसरे उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन जो है वो एक फिल्मी दुनिया के बड़े एक्टर हैं, महानायक हैं और उनका विज्ञापन की दुनिया में बड़ा नाम है। अब ये जो अमित जी हैं वो जो भी विज्ञापन करते हैं, चाहे वो ठंडा तेल की करते हैं
डाबर की जो हिंगोली है, वो खाना पचाने वाली, उस गोली का विज्ञापन करते हैं, तो वो उस विज्ञापन में इतनी शक्ति नहीं होती है, उस दवाई में इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो हमको आपको प्रभावित कर सके। लेकिन उस विज्ञापन, उसका जो विज्ञापन है वो अमिताभ बच्चन कर रहे हैं, जो कि एक विज्ञापन की दुनिया के एक बड़े नाम है उनका, और बड़ी एक फिल्मी दुनिया में एक अलग इमेज है उनका, एक अलग अलग अनुभव है, उनकी अपनी क्षमता है, उनकी एक अलग विशेष पर्सनालिटी है। तो इस अपने ज्ञान के आधार पर वो जो ठंडा तेल या डाबर हिंगोली का जो प्रचार करते हैं, तो उससे बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रभावित होते हैं, इम्प्रेस होते हैं, और उनको लगता है कि ये तेल लगाने से वाकई में उनके सिर में ठंडक आ सकती है, और वो तेल खरीद लेते हैं, और जिससे कि वो जो मार्केट में उस तेल की वैल्यू बढ़ जाती है, उसका उत्पादन बढ़ जाता है, और वो जो बिजनेसमैन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह से माइकल फूको ने ज्ञान, शक्ति और विमर्श के त्रिकोणीय संबंधों के आधार पर समाज में विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को स्पष्ट किया है। आज के इस वीडियो में जो कुछ भी हमने आपको माइकल फूको का जो ज्ञान, शक्ति और विमर्श के बारे में जो उनका विचार प्रस्तुत किया है, उसको निष्कर्ष में इस तरह से आप लिख सकते हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। यानी जो माइकल फूको का जो ज्ञान, शक्ति और विमर्श का सिद्धांत है, उसका जो सारांश है वो कुछ इस तरह से प्रस्तुत किया जा सकता है कि माइकल फूको के शब्दों में अधिक ज्ञान और अधिक उत्पादन की शक्ति उत्पादन आधुनिक या उत्तर आधुनिक समाजों की प्रमुख विशेषता होती है। अधिक ज्ञान अधिक उत्पादन को बढ़ावा देता है, अधिक उत्पादन को पैदा करता है, और ये अधिक उत्पादन जो है वो व्यक्ति को अधिक शक्ति प्रदान करता है। यानी जिस व्यक्ति के पास अधिक ज्ञान होगा, उसका उत्पादन की शक्तियों पर उतना ही अधिकार होगा, और उत्पादन की शक्तियों पर अधिकार होने के कारण ही वो उतना ही अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। उत्तर आधुनिकतावादी समाज में शक्ति का प्रयोग विमर्श के आधार पर होता है, और ज्ञान एवं शक्ति से लोगों की अभिव्यक्ति का तरीका परिवर्तित होता जाता है। विमर्श समयानुसार परिवर्तित होता रहता है, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई कि विमर्श की अभिव्यक्ति में परिवर्तन से ही आधुनिक समाज से उत्तर आधुनिक समाज में परिवर्तन होता रहता है। यानी समाज जो है वो आधुनिक समाज से जो उत्तर आधुनिक समाज की ओर प्रवेश करता है, तो इस परिवर्तन का जो मुख्य कारण है वो है विमर्श। यानी विमर्श की जो तरीका है, उसकी जो अभिव्यक्ति है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो इस कारण से समाज में भी परिवर्तन होता है, और समाज परंपरागत समाज से आधुनिक समाज में, और आधुनिक समाज से फिर उत्तर आधुनिकतावादी समाज की ओर अग्रसर होता है। और जो उनके इस विश्लेषण की जो खास बात है वो है कि शक्ति और ज्ञान परस्पर मिले जुले हैं एवं पारस्परिक रूप से निर्भर हैं। शक्ति की वंशावली का भी सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि शक्ति की सूक्ष्म संरचना होती है, और अपने इस शक्ति की वंशावली के सिद्धांत में माइकल फूको ने यह बताने का प्रयास किया कि शक्ति का विकेंद्रीकरण उत्तर आधुनिकतावादी समाज की प्रमुख विशेषता होती है। तो इस तरह से समाज में जो भी परिवर्तन आपको दिखाई पड़ते हैं, उत्पन्न होते हैं, वो वास्तव में ज्ञान, शक्ति एवं विमर्श के त्रिकोणीय संबंधों के आधार पर उत्पन्न होते हैं या परिवर्तित होते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आशा है कि आप माइकल फौकाल्ट के ज्ञान, शक्ति और विमर्श के सिद्धांत से आप परिचित हुए होंगे। अगर आपको किसी तरह से कोई असुविधा हुई हो या हमारे बताने में कोई त्रुटि रह गई हो, तो उसको आप अपने कमेंट के माध्यम से अपने विचारों को हम तक जरूर पहुंचाएंगे। अंत में हम कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का बेल वाला जो आइकन है, घंटी वाला जो बटन है, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे जो मेरे आगे के वीडियो हैं वो आपको कंटिन्यू आपके पास तक पहुंचते रहें। इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।